सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन और यह पाठ पूरी तरह से लिखा गया है हमारे भारत देश के महान पक्षी प्रेमी, पक्षी वैज्ञानिक या फिर कहें बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम सालिम अली था। वो उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर यह पाठ लिखा गया है। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जून 1987 को हो गई थी। इनकी मृत्यु के ठीक बाद ही जाबिर हुसैन ने यह पाठ लिखा है और उनके शव यात्रा को देखकर जो संस्मरण उनके हृदय में, उनके मन में चल रहे हैं, उन्हीं संस्मरणों को उन्होंने इस पाठ में लिखा है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि सालिम अली कैसे पक्षी प्रेमी या पक्षी वैज्ञानिक बने। बचपन में जब खेलते समय उनके हाथों एक गौरैया घायल हो गई। उसके बाद उनके हृदय पर, उनके मन पर ऐसी चोट पहुंची कि उसके बाद से उन्होंने पक्षियों के लिए कार्य करना, पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया और वहां से उनके पक्षी वैज्ञानिक बनने की यात्रा आरंभ हुई। तो विद्यार्थियों, इस पाठ का अगर हम देखें पूरी तरह से सारांश, तो इसमें सालिम अली के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते हुए जाबिर हुसैन यानी कि पाठ के लेखक ने उनके व्यक्तित्व के उन चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चले जा रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन मतलब जिसका कोई अंत न हो, जिस सफ़र की, जिस यात्रा का कोई अंत न हो। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब होता है थकान, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता मतलब झरना। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक मतलब जिसको कभी बहुत कुछ सुना जाता है लेकिन कभी कोई देख नहीं पाता है, उसे मिथक कहते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांड फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कुछ कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचाने में थोड़ी ही दिन बच
रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत मतलब होता है सुरक्षा करना, हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर मतलब पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली भी बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ जैसे वैसे ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना उनकी पत्नी थी, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी साथ में पढ़ी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, नेचुरल। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू मतलब होता है एक ऊंचा स्थान जिस पर चढ़ना थोड़ा कठिन होता है। जो लोग उनके भ्रमणशील मतलब हमेशा घूमने फिरने यात्रा करने वाले, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी मतलब भटकने वाला, इधर उधर भटकने, कहीं एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं, बल्कि यहाँ से वहाँ भटकने वाला यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ।